नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में। वैसे अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव उपचुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा सियासत गरमाई हुई है वो जम्मू कश्मीर को लेकर। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, लगातार उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भुला नहीं पा रही। राहुल गांधी और मुद्दों को भूलने नहीं दे रहे हैं, जिसमें शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर का मुद्दा सबसे ज्यादा निकल कर आता है। और जम्मू कश्मीर पर वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं और देश के उन तमाम राज्यों की समस्याओं को कहीं ना कहीं राहुल गांधी हमेशा से उठाते हुए नजर आए। आज उनकी एक प्रतिक्रिया आई है, देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं
बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं, एक स्टेट को बांटा गया, आंध्रा को, आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड, बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। और यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से,
एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो, मुझसे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, पार्लियामेंट में जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देश की समस्याओं पर निशाने पे लिया। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां हैं, जिसमें राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पीडीपी और फिर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। ऐसे में जनता अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मुद्दा रहा हिंदुत्व का मुद्दा। वहीं कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर में भी ऐसे में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तमाम पार्टियों के बीच में। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा आखिरकार जम्मू कश्मीर में भारी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल माही, जिस तरह से आपने पूरा समीकरण समझाया और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आती हुई नजर आई है, तो 10 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जनता के अंदर काफ़ी उत्साह है इस चुनाव को लेकर। और ऐसे में अब आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि जनता जो है वो काफ़ी धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई यहाँ पर मुस्लिम के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में जिस तरह से आर्टिकल 370 के मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में से जब हटाया है, तो उसके बाद से भी काफ़ी यहाँ पर उनको घेरा गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको लेकर बयान दिया, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर उनको लेकर बयान दिया, और साथ ही अब जो चुनावी दौर चल रहा है उसमें फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है तो आर्टिकल 370 दोबारा से यहाँ पर लगाई जाएगी। तो अब ऐसे में जिस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से घिरती हुई नजर आ रही है, तो बेशक चुनाव लड़ना यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं निकाल पाती है और जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपनी पकड़ जिस तरह से मजबूत बनाती हुई नजर आ रही हैं, उसी प्रकार से चुनावी आंकड़े अगर उनके फेवर में जाते हुए नजर आते हैं, तो बेशक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सियासी
सियासी मैदान में कूदती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच भारतीय जनता पार्टी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर सियासत गरमाती है, तो ऐसे में अब आर्टिकल 370 को लेकर किस तरह से और सियासत गरमाती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रुख रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात की जाए महबूबा मुफ्ती की, तो वो भी सूबे की सीएम रह चुकी हैं और वो भी तमाम बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही हैं, मुस्लिमों के लिए तमाम यहाँ पर बयान देती हुई नजर आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आती हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी सफर जो है भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा मुश्किल तो नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही आखिर पता लगेगा कि सरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी। और राहुल गांधी जिस तरह से तमाम यहाँ पर रैलियां लोकसभा चुनाव के दौरान करते हुए नजर आए और भाषण देते हुए नजर आए, और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहतर रहा, लेकिन अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ा सोचने का वक्त यहाँ पर नजर आता दिखेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में इस बार कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं कन्याकुमारी तक जिन्होंने पद यात्रा की उससे उनका लाभ मिलता हुआ जरूर नजर आया, जनता से जुड़ते हुए नजर आए। यही कारण है कि वो इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका बोलना कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को ही घेरना चालू कर देती है। लेकिन फिलहाल इस बार जम्मू कश्मीर के जो मतदान हुए वो सबसे ज्यादा हुए हैं। आज तक इतिहास में इतना वोट नहीं पड़ा जो इस बार के विधानसभा चुनाव में पड़ा, तो कहीं ना कहीं इस बार समीकरण बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना वहां दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीछे नहीं है। देखना यह होगा कि आखिरकार इन चारों पार्टियों में सबसे ज्यादा वोट बैंक और जनता का दिल कौन जीतता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको जो कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।